दिल्ली के बाहरी इलाके में मिश्रा निवास नाम का एक घर था, जहां विजय और सीता अपने 3 बच्चे अमित, काजल और सुमित के साथ रहते थे। उनकी 2 बहुएं नेहा और खुशबू थी। नेहा बहुत तेज तर्रार और खुशबू उसकी चालाकी और चापलूसी करा करती थी। घर का माहौल ऊपर से सुखद दिखता था, लेकिन अंदर से सच्चाई कुछ और ही थी। एक दिन नेहा और खुशबू बैठी थी और काजल वहीं पर झाड़ू लगा रही थी। खुशबू देख, इसे इतनी धीमी चल रही है जैसे कहीं की महारानी हो। इससे पूछ। क्या दीदी? किसके पैरों में मेहंदी लगी है क्या? सही कह रही हो आप दीदी, मुझे लगता है आज इसको पढ़ाई नहीं करनी है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। और मैडम से पूछा तो कहेगी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के नाम पर ना सिर्फ बहाना करती है ये। इसकी पढ़ाई का क्या फायदा? वैसे भी ये कौन सा कलेक्टर बनने जा रही है? भाभी, कम से कम मेरे काम में टांग तो मत अड़ाओ ना। मैं जो कर रही हूँ मुझे कर लेने दो। ओहो, जवाब देने की हिम्मत है इसके अंदर। देखो देखो। सही कहा, इसे तो घर के काम में लगाना चाहिए। वैसे भी बहू बेटियों की जगह घर में होती है। क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी या कभी सुधरेगी भी? घर में रोज की तरह हलचल मची हुई थी। नेहा और खुशबू का स्वभाव था कि वो अपने घर में अपने से छोटी ननंद काजल को हमेशा ही परेशान रखा करती, और ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। एक दिन काजल अपने रूम से नहा कर निकली और आंगन में जा रही थी। वही किचन में नेहा और खुशबू चाय बना रही थी। काजल वहाँ से गुजरती है। अरे काजल, ये क्या इतने छोटे कपड़े पहन रखे हैं? लड़कियां ऐसे घर में घूमती हैं क्या? सही कहा दीदी, मुझे लगता है ना इसको मॉडलिंग करनी है, तभी तो रैंप वॉक कर रही है महारानी। भाभी, ये शॉर्ट सी तो है, इसमें गलत क्या है? गलत है क्योंकि घर में कोई कायदा कानून होना चाहिए। ये फैशन शो नहीं है और फैशन के चक्कर में तुम्हारा काम भी अधूरा है। आप लोगों को सिर्फ मेरा मजाक उड़ाना आता है। दीदी, इसे तो सिर्फ लाड प्यार चाहिए होता है, इसे कुछ बोल दो तो बुरा लग जाता है। काजल आंसू रोकते हुए वहाँ से चली जाती है और आंगन में बैठी सोच रही थी कि तभी उसका भाई अमित वहाँ पर आता है। क्या हुआ काजल, उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं भैया, बस भाभी मुझे हर वक्त ताने ही देती है। बस बहुत हो गया उनका, अभी मैं देखता हूँ उनको। अमित गुस्से में किचन में जाता है। वहाँ नेहा और खुशबू उसको गुस्से में देखकर सहम जाती हैं। तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम लोग कर क्या रही हो? काजल को हमेशा परेशान करने की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक एक हद तक होती है, रोज रोज ना तमाशा मत किया करो, बंद करो इसे। ठीक है जी, अब हम आगे से ऐसा मजाक करना बंद ही कर देंगे। आप गुस्सा मत होइए। अगले दिन जब काजल अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तभी नेहा और खुशबू वहाँ पर पहुँच जाती हैं। वाह, पढ़ाई हो रही है। ये किताबें ना सिर्फ दिखावे के लिए दीदी, दिखावा तो ऐसे करती है जैसे कितनी पढ़ाकू हो। पर काजल को सब कुछ अच्छे से सुनाई दे रहा था। भाभी, आप लोग मेरी पढ़ाई का मजाक क्यों बनाती हैं? अरे नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। अरे दीदी, इतना क्या डरना, तुम जानते हो हम तुम्हारी पढ़ाई का मजाक क्यों बनाते हैं? क्योंकि तुम पढ़ाई के नाम पर घर के कामों से बचती हो। ये बातें चली रही थी कि अचानक सुमित वहाँ पर आ जाता है। क्या तुम लोग भी हमेशा दीदी के पीछे पड़े रहते हो? सुमित, ये तुम्हारी दीदी ना सिर्फ काम से बचने के बहाने ढूंढती हैं। काजल काम करती है या नहीं करती है, ये सब उसके माता पिता भाई बहन देखेंगे। भाभीियों को कोई हक नहीं है ये सब देखने का। तुम लोग अपना काम करो, उसकी पढ़ाई पे सवाल उठाना बंद कर दो, समझी? लेकिन सुमित, मैंने कह दिया सो कह दिया, अब एक लफ्ज और नहीं सुनना मुझे। सुमित को गुस्से में देखकर नेहा और खुशबू वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सुमित काजल को समझाता है। दीदी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारा सपना पूरा करना हमारा काम है, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन ये लोग मुझे बहुत... दीदी, इन लोगों के पास काम तो कुछ है नहीं, इसलिए आपसे मजाक करते हैं, टाइम पास करते हैं ये लोग। काजल का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अमित और सुमित का समर्थन उसे मजबूती दे रहा था। घर का माहौल बदलने की शुरुआत अब हो चुकी थी। चलो अच्छा है, मेरे दोनों भाई मेरे साथ है, अब उनसे कम से कम भाभीियों की शिकायत तो कर सकती हूँ ना। अब खुशबू और नेहा ने तय कर लिया कि वो काजल के खिलाफ कुछ सबूत जुटाए ताकि उसकी पढ़ाई बंद करवा सके। इसलिए खुशबू काजल की जासूसी करने में लग गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने काजल को मार्केट में रोहित के साथ देख लिया, जहाँ काजल रोहित एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। काजल, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? रोहित, मुझे सब डराते हैं, मेरी भाभियाँ, मम्मी पापा सब। अरे डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। देखो, इसे पढ़ाई के नाम पर इश्क चल रहा है। दीदी का ये खेल तो खत्म करना ही पड़ेगा। हाँ चलो घर, इसका चलकर भांडा फोड़ते हैं। हाँ दीदी, बहुत मजा आएगा।
ड्राइंग रूम में सभी बैठे थे और तभी नेहा और खुशबू ने घर पहुंचकर मार्केट की सारी घटना का ऐसा विवरण दिया कि घर में तो हंगामा ही मच गया। माँ जी, आपको पता है आपकी बेटी मार्केट में एक लड़के के साथ बैठी थी। क्या? जी माँ जी, ये महारानी प्यार के चक्कर में पड़ गई है। पढ़ाई के नाम पर मड्डागस्ती करती है। काजल, क्या ये दोनों सच बोल रहे? किसके साथ थी तू? माँ, आप मेरी बात तो सुनो, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। बस अब मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। आज से तेरा कॉलेज बंद और अब से सिर्फ तू घर के काम करेगी। मम्मी प्लीज ऐसा मत करो, मेरी पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई तो बहाना है मम्मी जी, असल में ये मार्केट जाने का शौक पूरा कर रही है। सही कहा दीदी, अब इसे ना घर में बांध कर ही रखना पड़ेगा। विजय और सीता ने गुस्से में काजल का कॉलेज जाना बंद करवा दिया, लेकिन काजल की परेशानी अभी कहाँ खत्म होने वाली थी। उसकी जिंदगी में अब आने वाले तूफान उसे एक नई राह पर ले जाने वाले थे। अब काजल अपने कमरे में रोते हुए सोच रही थी। उसे तय कर लिया कि वो नेहा और खुशबू को उनकी ही चाल में फंसा देगी, लेकिन कोई तो ऐसा तरीका होगा कि किसी को उस पर शक भी ना हो। एक दिन नेहा किचन में गई और वहाँ पर कुछ काम कर रही थी। भाभी, ये बर्तन सही से धोना सीख लो, नहीं तो खराब हो जाएंगे। क्या मतलब? अब तू हमें काम सिखाएगी? अगर सिखाना पड़े तो हाँ, आखिर घर को साफ सुथरा रखना सबकी जिम्मेदारी है। देखो दीदी, अब तो ये हमें ताने मार रही है। ताने तो अभी मैंने मारे ही नहीं है, बस बता रही हूँ कि घर के कामों में परफेक्शन चाहती हूँ मैं। अब काजल ने केवल घर के अंदर ही नहीं बल्कि घर के बाहर भी अपनी योजनाएं बनानी शुरू कर दी। एक दिन काजल ने नेहा और खुशबू को मार्केट जाने का सुझाव दिया और उसने बहाना बनाया कि उसे कुछ किताबें खरीदनी है। भाभी, मुझे मार्केट से कुछ जरूरी किताबें खरीदनी है, आप लोग मेरे साथ चलेंगी? मार्केट? अरे तुझे कब से किताबों का शौक हो गया? बस भाभी, पढ़ाई के लिए कुछ अच्छे रिसोर्स चाहिए। ठीक है ना दीदी, चलते हैं। वैसे भी बाजार जाके कुछ खरीदे बहुत समय हो गया है। नेहा और खुशबू ने सोचा कि अच्छा मौका है कि वो काजल की जासूसी भी कर सकती है और शॉपिंग भी। और मार्केट में जाकर काजल ने ऐसा प्लान बनाया कि नेहा और खुशबू को सबके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, और उसने सेल्समैन से कह दिया कि वो दोनों महिलाएं कई बार सामान उठाकर बिना पैसे दिए चली जाती हैं। मैडम, शिकायत आई है आपके खिलाफ। क्या? अरे सामान ले लेती हो लेकिन बिल कभी नहीं देती। अब बिल के पैसे कौन देगा? आपका पियो। क्या? ये आप किस बारे में बात कर रहे हो? अरे मैडम, ज्यादा ना ये चू चपार मेरे सामने मत करना। सिक्योरिटी कैमरे में ना सारी रिकॉर्डिंग है। नेहा और खुशबू ने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आसपास मौजूद लोगों की नजरें और फुसफुस ने नेहा को गुस्से और शर्मिंदगी से भर दिया। तू मुझे यहाँ क्यों लाई है? ये सब तेरी वजह से हुआ है। पर मैंने तो कुछ नहीं किया। नेहा और खुशबू गुस्से में घर वापस आ गई। अब कुछ दिन बाद काजल ने घर में एक और मसाला डालने के बहाने नेहा और खुशबू को पार्क जाने का सुझाव दिया और उनसे कहा कि उनको बाहर जाकर थोड़ा माइंड फ्रेश करना चाहिए। भाभी चलो ना, पास में पार्क है, वहाँ चलते हैं, थोड़ा सुकून मिलेगा। तुम हमें बाहर ले जाकर क्या नया ड्रामा करने वाली हो? बताया तो भाभी, मैं सिर्फ आपकी भलाई चाहती हूँ। पार्क पहुंचकर काजल ने वहाँ के ग्रुप से बातचीत शुरू कर दी और नेहा और खुशबू को इसमें शामिल करवा रही थी। तुम लोगों को क्या लगता है कि देश को संभालना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? हाँ, देश को संभालना तो सरकार का ही काम है। जैसे घर के काम संभालना औरतों का काम होता है, वैसे ही देश को संभालना सरकार का फर्ज है। लेकिन भाभी, तो फिर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती क्या है? बहस इतनी बढ़ गई कि पार्क में मौजूद लोग नेहा और खुशबू पर सवाल उठाने लगे और काजल ने आग में घी डालने का काम किया। देखिए भाभी, सब लोग कितनी सही बातें कर रहे हैं, आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। अब तू ना बहुत बोलने लगी है काजल, तू घर चल, मैं तुझे वहाँ बताती हूँ अच्छे से। नेहा और खुशबू को पार्क से शर्मिंदा होकर लौटना पड़ा। ये देखकर काजल मन ही मन बहुत सुकून में जी रही थी और वो अपने काम को सही ढंग से कर रही थी। वाह यार, मजा ही आ गया। उसकी भाभीियों की अकल धीरे धीरे ठिकाने पर वो लगा रही थी। काजल ने अपनी अगली चाल के लिए घर के पास के पड़ोस का सहारा लिया। उसे पड़ोस की एक महिला से बात की और नेहा और खुशबू की शिकायत भरे अंदाज में चर्चा की। आंटी, मेरी भाभी है ना बहुत काबिल है, लेकिन कभी कभी ना वो बस बदतमीजी से बातें करने लगती हैं। ऐसा क्यों? तुम तो बड़ी सीधी लगती हो और तुम्हारी भाभी भी ऐसी हैं। हाँ आंटी, लेकिन मैं क्या करूँ, घर में शांति बनाए रखने के लिए किसी को तो चुप रहना पड़ेगा ना। पड़ोसी ने काजल की बातों को अपने हिसाब से बढ़ा चढ़ाकर पूरे मोहल्ले में फैला दिया। अब पड़ोसी और नेहा और खुशबू को ताने मारने लगे। नेहा, हम तो समझते थे तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम अपनी नंद के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। क्या मतलब? आपने क्या सुना है? इतना सीधा बनने की जरूरत नहीं है, सारी बातें वैसे भी मोहल्ले में फैल चुकी हैं।
नेहा और खुशबू को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके खिलाफ इतना बड़ा झूठ कोई कैसे फैला सकता है, और वो दोनों परेशान होकर एक दूसरे से ही लड़ने लगी। दीदी मुझे लगता है ना ये काम भी काजल का ही होगा। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तूने ही ये सब रायता फैलाया है, क्योंकि तुझे सबकी चापलूसी करके बहुत मजा आता है। सुनो दीदी, मैं हमेशा आपकी बातों पर हाँ बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोल दोगी। यहाँ से चली जा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है बहुत। तो इसमें क्या नई बात है? मुझे तो लगता है आपके दिमाग में जंग लग चुका है, तभी तो रोज रोज काजल से हार जाती हो। अब घर के अंदर काजल ने नेहा और खुशबू को परेशान करने के लिए रोजमर्रा के कामों में छोटी छोटी गलतियां निकालना शुरू कर दिया। एक दिन विजय और सीता घर के आंगन में बैठे बातें कर रहे थे, तभी मौका देखकर काजल रोहित के बारे में उन्हें बता देती है। पापा, मैंने एक लड़का देखा है, वो मेरे लिए परफेक्ट है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। कौन है वो, क्या करता है? आप मिलिए तो फिर खुद देखिए, वो आपकी हर कसौटी पे खड़ा उतरेगा। विजय और सीता उसे लेकर चिंतित थे, लेकिन काजल के आत्मविश्वास और उसकी ईमानदारी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने रोहित से मिलने का फैसला किया। तुम रोहित हो? अंकल जी नमस्ते। मैंने हाल ही में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पे प्रमोशन पाया है। मेरे पापा सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं, मेरी अम्मी स्कूल टीचर है, हम लोग सादा जीवन जीते हैं। रोहित की बातों ने विजय और सीता को बहुत प्रभावित किया। उनके आत्मविश्वास और विनम्रता ने उन्हें काफी हद तक यकीन दिला दिया कि वो काजल के लिए बिल्कुल सही हैं। और इसी बीच अमित और सुमित भी बैठक में आए। तो जनाब तुम हो रोहित, जिसके बारे में हमने सुना है? जी भैया, मैं काजल को पढ़ाई करने और करियर के लिए सपोर्ट करता हूँ, और मैं आपको वादा करता हूँ अगर हमारी शादी होती है तो मैं उसके सारे सपने पूरे करूँगा। वाह, ये तो अच्छी बात है। आजकल ऐसा सोचना आम बात नहीं है। रोहित, तुम सच में मुझे पसंद आए। अब तो मुझे लगता है हमें इन लोगों की बात आगे बढ़ा ही देनी चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हारी बातों से मुझे भी लगा था कि तुम ईमानदार और जिम्मेदार हो। रोहित की सादगी और समझदारी ने एक दिल जीत लिया। नेहा और खुशबू पूरी बातचीत को पर्दे के पीछे से सुन रही थी और चुपचाप जल भून रही थी। हद है दीदी, ये काजल का शादी का सीन शॉट हो रहा है। हमारी सारी चालें बेकार हो गई हैं। अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है ये लड़का सबको अपनी तरफ कर लेगा। घर का माहौल अब बदल चुका था। रोहित के पॉजिटिव रवैये और काजल की मेहनत ने परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने गलत फैसला किया था। रोहित ने विजय और सीता के सामने अपनी काबिलियत साबित की और अमित और सुमित भी उससे प्रभावित हुए। और काजल के प्लान ने भी अपनी भाभियों को अब सबक सिखा ही दिया था। गर्मियों का महीना शुरू होने वाला था और आई हुई गर्मी की वजह से नीलम सारे गद्दे संभाल कर रख रही होती है। ये देखकर नीलम की बहू प्राची बोलती है, माँ जी, अब तो एक गद्दा यहाँ से हटा ही दो। अभी तो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, और गर्मी तो अभी शुरू हुई भी नहीं है। इस बार तो कूलर भी निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली गर्मियाँ तो बिना कूलर के हमारा चल भी गया, लेकिन लग नहीं रहा कि इस बार बिना कूलर के हम लोग रह भी पाएंगे। कूलर तो निकलवाना है, ऊपर वाला पंखा जो खराब हो गया है वो भी ठीक करवाना है। हाँ बहू, ये तूने बिल्कुल सही बोला है। मुझे भी अभी से गर्मी लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी बुला लूं कूलर ठीक करने वाले को। वो देख जाएगा कूलर तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। नहीं तो फिर अगर वो ठीक नहीं हो सकता कूलर, तो हमें नया कूलर लेना पड़ेगा, वरना बाद में तो गर्मी इतनी बढ़ जाएगी, तो कूलर की तो जरूरत है ही। वैसे भी इतने सारे लोगों ने अब तक एसी लगवा लिया है घर में। इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है, अगर एक कूलर नहीं रहेगा तो हम इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे। पैसों की वजह से हमें वही कूलर ठीक करवाना पड़ रहा है, वरना हम तो खुद ही एसी लगवा लेते, जैसे हमारी पड़ोसन रमा ने लगवाया है। हाँ, रमा आंटी ने भी मुझे यही कहा था कि गर्मी बहुत लग रही है, हम तो इस बार एसी लगवाएंगे, जबकि मैंने उनसे कुछ पूछा भी नहीं था। बिना बात के हमें बताती हैं, जैसे हमें जलाना चाह रही हूँ। हम तो खुश हैं भाई, लगवाएं। उनके पास भगवान ने पैसे दिए हैं तो अच्छी बातें हैं, लेकिन ये क्या बात होती है। मुझे उनकी आदत ना ये बहुत बुरी लगती है, लेकिन बोल भी क्या सकते हैं। अभी उनको बुरा लग जाएगा तो हर दूसरे घर में जाकर बोलती रहेंगी कि ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, ये लोग वैसे बोल रहे हैं। हमसे जलते हैं कि हम लोग 4 पैसे ज्यादा कमा रहे हैं। अरे भाई, अच्छी बात है, कमाओ, हम तो खुश हैं तुम्हारी कमाई देखकर। बहू, तू उसकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लिया कर। उसका तो यही काम है, हर दूसरे के घर में जाके वो ऐसे ही बोलती है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। अरे दुनिया आगे बढ़ रही है, वो भी आगे बढ़ जाए तो अच्छी ही बात है ना। लेकिन फिर भी रमा को चैन थोड़ी मिलेगा, फिर भी वो यही आकर बोलेगी कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, आज मैं घर में ये लेकर आई हूँ, आज मैं घर में वो लेके आई हूँ। उसे तो ऐसी ही बातें करने में मजा आता है।
दोनों सास बहू वहाँ से बातें करने के बाद चले जाते हैं। अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और गर्मियों की वजह से दोनों सास बहू की हालत भी खराब होती जाती है। ऐसे एक दिन दोनों सास बहू तेज धूप में मंदिर से घर आ रहे थे। तभी प्राची को चक्कर आने लगते हैं और नीलम उसे साइड में ले जाकर बैठा देती है और उससे बोलती है, बहू मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि ठीक से खाना पीना खाया कर। वैसे ही तू इतनी कमजोर है, खाने पीने पे ध्यान देती नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन चक्कर खा के नीचे गिरी मिलती है। बहू मैं हर वक्त तेरे साथ नहीं रहूंगी। कल को कभी तुझे चक्कर आ जाए, तू कहीं गिर गई तो फिर क्या ही होगा तेरा। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि अपने खाने पीने पे ध्यान दिया कर और अपने आप को संभाल के रखा कर। अरे माँ जी, चक्कर इसलिए नहीं आए कि मैं खाना नहीं खा पाई। मैं खाना खा कर ही आई थी और अभी रास्ते में भी तो हमने कितना कुछ खाया है। चक्कर तो ये गर्मियों का तोहफा है। गर्मी इतनी बढ़ रही थी धूप में, मगर हम कहीं भी जाएंगे तो किसी भी इंसान को चक्कर ही आ जाएंगे ना। तो अब मुझे चक्कर आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बहू, ये तो बिल्कुल ठीक बोल रही है। मेरा भी सर भारी सा हो रहा है। सच में गर्मियों के तोहफे में तो सबसे पहले चक्कर ही आते हैं। हर दूसरे इंसान को कहीं ना कहीं चक्कर आ ही रहे होते हैं। अच्छा हुआ हम दोनों साथ जा रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कल से हम धूप में बाहर आएंगे ही नहीं। जब हमें काम होगा तो हम शाम के समय बाहर निकलेंगे ताकि हमें धूप भी ना लगे और चक्कर भी ना आए, क्योंकि गर्मी तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। दोनों सास बहू एक दूसरे को संभालते हुए घर चले जाते हैं। लेकिन घर पर भी गर्मियाँ कहाँ ही कम हो रही थी। घर आने के बाद भी सास बहू बैठी थी पंखे के नीचे, लेकिन फिर भी दोनों को पसीने आए जा रहे थे। दोनों पसीनों में लथपथ हो रही थी। तभी प्राची उठती है और अपने पसीने पोंछती है, लेकिन पसीने के छींटे नीलम के मुंह पर जा गिरते हैं और नीलम गुस्से में बोलती है, बहू तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं यहीं पे बैठी हूँ, तूने अपने पसीने के छींटे मेरे ऊपर क्यों फेंक दिए? माँ जी माफ करना, इतनी गर्मी है पंखे के नीचे भी राहत नहीं मिल रही है। पसीने में दोनों ही भीगे हुए हैं। मुझे तो गर्मी से इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, इतना चिड़चिड़ापन हो रहा है कि हद ही हो गई है। इस बार इतनी गर्मी है कि पसीने चक्करों का पता ही नहीं हो रहा कि इतने बार आ रहा है। लेकिन गर्मी के मौसम में बारिश क्यों नहीं आई? बारिश को भी तो होना चाहिए ना। अरे गर्मी के तोहफे में बारिश आएगी तब तो राहत मिलेगी, लेकिन नहीं, बारिश क्यों आएगी? उसको आना ही नहीं है। किसी को पसीने आ रहे हैं, किसी को चक्कर, यहाँ तक कि गर्मी में खाने बनाने का मन नहीं करता और ना खाना खाने का मन करता। अरे बहू बस कर, मुझे भी गर्मी से दिक्कत हो रही है, लेकिन तेरे अंदर तो कोई अलग ही माता रानी आ रखी है गर्मी को लेकर। अगर ऐसे ही गर्मी बढ़ती रही ना तो हम लोगों की हालत और खराब हो जाएगी। भगवान बस थोड़ी सी गर्मी कम कर दो, हमसे ये गर्मी सही नहीं जा रही है। दोनों सास बहू गर्मी को जैसे तैसे झेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों अपने घर पर बैठे थे कि तभी पड़ोसन रमा आती है और रमा घर में आते ही बोलने लगती है, हाय हाय, तुम लोगों के घर में तो कितनी गर्मी है। ऐसा लग रहा है आग बरस रही है तुम्हारे घर में। तुम लोग इस घर में कैसे रह रहे हो? मुझसे तो रहा भी नहीं जा रहा। यहाँ खड़े होने में भी इतनी दिक्कत हो रही है। तुम लोग कैसे रह रहे हो? उबल रहा है ये घर तो। तुम लोग अगर खाना गैस पर पकाने की जगह अपने घर पर रख दो ना तो भी गर्म हो जाएगा। तो आंटी, आपको यहाँ रुकने के लिए किसने कहा? आपके घर में भी तो एसी है ना, तो जाइए ना, आप अपने घर के एसी में रहिए। यहाँ आकर हमसे मत बोलिए। वैसे ही गर्मी में हम लोगों के दिमाग का पारा बढ़ा हुआ है। अगर आपको ऐसे ही फालतू बोलती रही ना तो आपको ही दिक्कत होगी। फिर मत बोलना कि कैसे बदतमीज है, कुछ भी बोलती रहती है। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। गर्मी हो रही है, गर्मी के तोहफे हैं ये कि घर में हर टाइम आग सी लगी रहे, लेकिन अपने मुंह से आग निकालने का तोहफा नहीं है ये गर्मियों का। मुझे क्या है, मैं तो यहाँ देखने आई थी कि तुम लोगों को कहीं ज्यादा परेशानी तो नहीं हो रही है ना। लेकिन तुम लोगों को गर्मी से ज्यादा तो आपस में परेशानी हो रही है। गर्मी का तोहफा भगवान ने तुम्हें दिया है और तुम्हें ही मुबारक। रमा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। रमा की बातों से नीलम और प्राची दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन वो अब कर भी क्या ही सकते थे। आखिरकार गर्मी का तोहफा जो था, ऐसे ही दिन निकल रहे थे और लोगों की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। ऐसे ही रात हर कोई अपनी छत पर घर में कूलर लगाकर जैसे तैसे सो रहा होता है। तभी पूरे मोहल्ले की लाइट चली जाती है। तभी नीलम अपनी बहू से कहती है, अरे बहू सो जा, थोड़ी देर में लाइट आ ही जाएगी। तुझे तो पता है ना ये गर्मी का तोहफा है। गर्मियों में तो लाइट आती जाती रहती है, तो तू चिंता मत कर,
आराम से सो जा। अगर नींद टूट गई ना तो लाइट आने के बाद भी नहीं आने वाली। नीलम और प्राची दोनों ही सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाइट आती ही नहीं और काफी ज्यादा देर हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मोहल्ले के सभी लोग मोहल्ले में ही घूम रहे थे, क्योंकि गर्मी थी ज्यादा। वहाँ रमा भी थी। रमा को देखकर प्राची रमा से कहती है, लो आंटी जी, आप हमसे कह रही थी ना गर्मी का तोहफा हमें ही मुबारक। अब तो गर्मी का तोहफा आपको भी मिल गया। लाइट गई और आपको भी बाहर आना पड़ गया। अब आप भी हम लोगों की तरह गर्मी में परेशान होंगी। और मुझे तो ये वाला गर्मी का तोहफा बहुत पसंद आया। मौसम को कौन ही बदल पाया है और इसके साथ ही हर कोई जैसे तैसे बस काट रहा था। सुमन, पूनम और नीतू तीनों ही नई बहुएं थी। तीनों की साथ में ही शादी हुई थी और तीनों एक साथ ससुराल आई थी। और तीनों को समझाते हुए उनकी सास अनीता बोलती है, मैं तुम तीनों को पहले ही समझा रही हूँ, तुम तीनों अपना ज्यादा दिमाग मत चलाना। ये मेरा घर है और इस घर में बस मेरी ही चलती है, इसलिए तुम तीनों ये मत समझना कि तुम तीन हो तो अपनी सास को दबा दोगी। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम आपको कैसे दबा सकते हैं? आप हमारी सास हो और हम आपकी बहू हैं। आप जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे ना। आप ऐसी बात अपने मुंह पर ला भी कैसे सकती हो? अगर आपको फिर कभी लगता है कि आपकी ऐसी बहू है कि आपकी एक नहीं चल सकती, तो आप गलत सोच रही हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तीनों बहनें हैं और अब यहाँ पर बहुएं हैं, इसलिए हम आपकी बहू की तरह ही रहेंगे। हाँ माँ जी, सुमन दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हम तो आपका ख्याल ही रखेंगे और इस घर का भी। हम आपको सास नहीं माँ मानेंगे, क्योंकि अगर रिश्ता जुड़ा है तो दिल से जुड़ा है, ताकि आगे जाकर कोई हमारे बीच में न दरार आए न चिंता हो। हम तो अभी से ही आपकी जी हजूरी में लग जाएंगे, क्योंकि हम यही मानते हैं कि हमारे होते हुए आपको एक गिलास भी इधर से उधर ना करना पड़े, क्योंकि हमें बहुत है। आप चिंता मत कीजिए और ऐसे ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। अच्छा है अभी से दबा के रखा है, वरना आगे चल के तो ये तीनों मुझे ही दबाने लगती। वैसे भी तीनों बहुएं हैं और पहले तो बहनें हैं ना, तो ये एक दूसरे का साथ तो देंगी ही। पर मैं भी उनकी सास हूँ, इनकी खटिया ना खड़ी कर दी ना तो मेरा नाम भी अनीता नहीं है। अनीता अपनी बहू को उनका कमरा दिखा देती है और फिर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अनीता की तीनों बहुएं आपस में घुल मिलकर और प्यार से रहा करती थी, और रहे भी क्यों ना, वो पहले ही बहनें जो थी। लेकिन यही बात अनीता को खटकती थी, क्योंकि घर में बहुएं हो और नोक झोंक ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन बिना नोक झोंक के अनीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए अनीता नीतू के पास जाती है और बोलती है, अरे नीतू बहू, तू यहाँ अकेले सारा काम कर रही है, पर वहाँ तेरी दोनों बहनें मतलब तेरी देवरानी जेठानी कहाँ है? उन्हें घर का काम नहीं दिख रहा है क्या? वैसे मैं देखती हूँ तुम तीनों बहनें हो, लेकिन एक चीज तो है, वो दोनों बहनें ना तुम्हारे कुछ ज्यादा ही फायदा उठाती हैं। हाँ, छोटी हो ना इसलिए, पर एक चीज याद रखो, यहाँ पे तुम दूसरे नंबर की बहू हो, फिर भी तुमसे ये सारा काम करवाते हैं। देखो, तुम तीनों बहू तो हो ही मेरी, पर बहनें भी हो, इसलिए मैं तुम लोगों के बीच में कुछ नहीं बोलती हूँ। लेकिन मुझे ना तेरे लिए बुरा लगता है। माँ जी, मुझे कितनी बार बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? वो तो मेरी बड़ी बहन है। अगर मैं कुछ भी कहूँगी तो वो दोनों मुझ पे गुस्सा हो जाएंगी, मुझ पे चिल्लाने लगेंगी, और बिना बात के घर में कलेश हो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए तो मुझे और ज्यादा बुरा लगता है। देख, मेरे बोलने का मन तो नहीं है, लेकिन बोले बिना मैं रह नहीं पाई। अगर तू ऐसे ही घर का सारा काम करती रही ना, तो तुझे जिंदगी भर यही काम करना पड़ेगा। पहली बात तो तू उन दोनों से छोटी है, और दूसरी बात, तू शुरू से ही घर का सारा काम करती आ रही है और तूने उसे सर पे चढ़ा रखा है। अगर तुझे काम करना अच्छा लगता है तो कर, लेकिन सारा काम करेगी तो तुझे ही आगे चल के दिक्कत होगी। तू कब आराम करेगी? बाकी तेरी जैसी मर्जी है, तुझे जो करना है कर। अनीता अपनी बहू नीतू के कान भरकर वहाँ से चली जाती है, और 2 दिन बाद ही वह अपनी दूसरी बहू पूनम के पास जाती है, और पूनम तैयार हो रही होती है, जिसे देख अनीता बोलती है, अरे पूनम, तू इतनी प्यारी लग रही है, फिर भी तेरी बहनें तेरा मजाक बना रही हैं। क्या मेरा मजाक बना रही थी? लेकिन क्यों माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं कि आप क्या कहना चाहती हो। अरे बहू, कुछ नहीं, मैं भी आ ही रही थी तो तेरी दोनों बहनें बोल रही थी कि तू कितनी बदसूरत लग रही है, तेरे ऊपर कोई भी साड़ी अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने सुना भी दिया
लेकिन वो कहने लगी कि वो है ही ऐसी, तो हम क्या ही करें। तो बताओ, ऐसा किसी को कहने की बात होती है, वो भी अपनी बहन को। अरे ऐसी बात तो कोई अपनी देवरानी के लिए नहीं बोलता है। तुझे तो आदत हो गई होगी इन सब की। नहीं माँ जी, ना ही मुझे आदत है और ना ही आज से पहले मैंने कभी उन लोगों के मुंह से ऐसा कुछ सुना है। मुझे बहुत बुरा लगा है और मैं अभी जाकर उन दोनों को सुनाती हूँ। अरे वो दोनों मेरी बहनें हैं, मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हैं? मैंने तो आज तक उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोला, फिर वो दोनों कैसे बोल रही हैं? और उनसे ज्यादा सुंदर हूँ मैं, और ये मैं नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला बोलता है। अरे बहू, रहने दे, उनको कुछ मत बोल। अगर तू कुछ बोलेगी तो उन्हें यही लगेगा कि मैं तुझे ज्यादा मानती हूँ, इसलिए तुझसे उन दोनों की चुगली कर रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि घर में कलेश हो, इसलिए रहने दे। बाकी तो समझदार है कि उनको दूसरी तरह से कैसे संभाल सकती है तू, ठीक है? अनीता अपनी दूसरी बहू पूनम के भी कान भरकर वहाँ से चली जाती है और अब पूनम भी अपनी बाकी की बहनों से नहीं बोलती है। दिन निकलने लगते हैं और अनीता खुद ही अपने हाथों से अपने घर में फूट डालने का काम करती है और कलेश भी करवाती है। कई दिनों बाद अनीता की सबसे बड़ी बहू सुमन, जो बाजार से काफी ज्यादा भारी थैला उठाकर घर लाती है, जिसे देखकर अनीता तुरंत थैला उठाने में उसकी मदद करते हुए और उसे पानी देते हुए बोलती है, अरे बहू, तू अकेले ही बाजार क्यों गई? वो भी इतना भारी थैला उठाकर लेकर आ रही है। बाकी की दोनों बहुएं कहाँ हैं? उन्हें नहीं बोला क्या तूने? एक तो बेचारी इतनी दूर अकेले गई है, वहाँ से सामान लेकर आई है। तू पागल तो नहीं हो गई है? बहू, तुझे इतनी मेहनत करने की क्या ही जरूरत है? तू थक गई होगी, ऊपर से इतनी गर्मी है। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, इतना भी भारी थैला नहीं है जितना आप बोल रही हैं। और वैसे भी नीतू और पूनम की थोड़ी तबीयत खराब है। नीतू के पेट में दर्द और पूनम के सर में दर्द है, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। ये सब तो मैं खुद ही अकेले जब कर सकती हूँ, तो उन्हें क्यों ही परेशान करूँ। बहू, सच में तू बहुत भोली है। तुझे तेरी बहनों ने बोला और तूने मान लिया कि उनकी तबीयत खराब है। तू जैसे ही बाजार सब्जी लेने गई ना, तो वो दोनों अपने अपने कमरे में जाके ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया और फिर खाने लगी। उनकी तबीयत खराब थोड़ी है। ये सबसे छोटी वाली बहन नीतू, वो तो अपने कमरे में रील बना रही थी। देख बहू, मैं तुम तीनों के बारे में जरा भी गलत नहीं सोचती हूँ, पर इतना भारी थैला तू अकेले उठा के लाई, मुझे अच्छा नहीं लगा। सच में माँ जी, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे मैं सारा काम करती हूँ, एक चू नहीं करती हूँ। अरे इन दोनों को पता नहीं क्या हो गया है, हर काम के लिए इतने नखरे दिखाती है, जैसे ये सिर्फ मेरा ही घर हो, मेरा ही ससुराल हो। माँ जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं काम नहीं करना चाहती, लेकिन ये सब देखकर मुझे बुरा लगता है, पर आप तो समझती हो ना। अनीता बेहद खुश थी क्योंकि अब उसकी तीनों हंसती खेलती बहुओं के बीच में फूट जो पड़ गई थी। अब तीनों बहुएं एक दूसरे से बात तक नहीं करती थी। अनीता की चालाकी काम आ गई थी। अब घर में हर कोई अनीता से ही पूछकर सारे काम किया करता था। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और दिन पर दिन घर में कलेश बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों बाद सुमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह सब पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम दोनों अब बस भी करो। उधर भारी सब्जी का थैला उठाकर लाई हूँ। तुम दोनों की तबीयत खराब थी और तुम दोनों यहाँ पर रील बनाते हुए और बाहर से खाना ऑर्डर करवा के मंगवाया। ये तब याद नहीं आया जब सारा घर का काम मुझे अकेले करना पड़ रहा था। अच्छा जी, और जब तुम दोनों मिलकर मेरी बुराई कर रहे थे कि मैं सुंदर नहीं लगती हूँ, मेरे ऊपर कोई कपड़े अच्छे नहीं लगते, तब तुम दोनों नहीं सोचती कि बहन को कैसा लगेगा? बातों ही बातों में अनीता की सारी चालाकी सामने आ जाती है, जिसके बाद अनीता खुद ही अपनी गलती मानकर सबसे माफी मांगती है और वादा करती है कि आगे से फिर कभी वो ऐसी चालाकियां नहीं करेगी।